देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड ग्राउंड भोपाल में वीसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इंदौर के दो प्रमुख आयोजन इसमें शामिल हैं। राजेंद्र नगर में आईडीए द्वारा बनाए गए लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का लोकार्पण और परदेशीपुरा में प्रस्तावित प्लग एंड प्ले पार्क का भूमि पूजन भी होगा। इंदौर में मुख्य कार्यक्रम सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में राजेंद्र सागर स्थित नवनिर्मित सभागृह में होगा। 1200 लोगों की क्षमता, 700 गाड़ियों की पार्किंग, 2 साल में ऑडिटोरियम को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। चारों तरफ सघन पौधारोपण किया जाएगा। शहर के पश्चिमी हिस्से के लिए यह पहला ऑडिटोरियम, यह पार्क रेडीमेड गारमेंट के लिए बनेगा। 212 उत्पादन इकाइयां रहेंगी और 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 48 सहायक उपकरण दुकानें, 88 बिक्री कार्यालयों के साथ उद्योग बैंक, एटीएम आदि सुविधाएं रहेगी। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम लाल परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भोपाल के लाल परेड में हो रहे इस कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर लाइव प्रसारण। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल संबोधन दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश में 16,961 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और पूरे हो चुके प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए गए। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजनाओं का शुभारंभ और उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी करेंगे। 5.5 हजार करोड़ की जिन सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा उनमें अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना समेत 5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी। बिजली उत्पादन और पेयजल संकट भी दूर होगा और 800 करोड़ से अधिक की खंडवा और बैतूल की 2 छोटी सिंचाई परियोजना, पारस रोड और ओलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री 3 रेलवे परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें झांसी, जखलौन एवं धुरा आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन, न्यू सुमावली जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गेज परिवर्तन परियोजना और पोवरखेड़ा जुजारपुर रेलवे लाइन फ्लाईओवर शामिल है। रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना के सीतापुर में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क, मंदसौर जग्गाखेड़ी चरण 2 और धार में पीथमपुर औद्योगिक पार्क के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। सभी की कुल लागत 1000 करोड़ है। इसके अलावा कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की जयंत ओसीपी, सीएचवी साइलो, एनसीएल सिंगरौली और दूधीचुआ ओसीपी, सीएचपी साइलो प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर नाम तय करने के लिए दिल्ली में भाजपा की पहले दौर की बैठक हो गई। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश नेताओं के साथ पैनल पर बात की। जिन सीटों पर तस्वीर साफ है वहां सिंगल नाम प्रस्तावित किए गए और जहां दावेदार एक से ज्यादा है वहां फिर बैठक में बात होगी। दिल्ली से बुधवार को लौट चुके नेता गुरुवार को फिर दिल्ली जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक गुना शिवपुरी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या मौजूदा सांसद केपी यादव को टिकट मिल सकता है। इसी तरह मंडला से फिर एक बार फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा जताया जा सकता है। शहडोल से हिमाद्री सिंह, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, बैतूल से दुर्गादास उइके, इंदौर से शंकर लालवानी और झाबुआ रतलाम सीट से मौजूदा सांसद जीएस डामोर भी संभावितों में दूसरे दावेदारों से आगे हैं। खरगोन और मंदसौर सीट से मौजूदा सांसदों के ही रिपीट होने की संभावना है। भोपाल, बालाघाट, सागर, विदिशा, रीवा और राजगढ़ में चेहरा बदल सकते हैं। भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा। इसमें से फग्गन सिंह को रिपीट किए जाने की संभावना है। फग्गन सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हार गए। बाकी होशंगाबाद, सीधी, मुरैना, जबलपुर, दमोह और सतना में नया चेहरा आ सकता है। फग्गन सिंह की तरह इन लोकसभा सीटों के सांसद भी विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक भोपाल, बालाघाट, सागर, विदिशा, देवास, रीवा और राजगढ़ में
पार्टी मौजूदा सांसदों को बदलने पर विचार कर रही है। अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। मध्य प्रदेश में हुई रायशुमारी से उपरोक्त सीटों पर बदलाव की संभावनाएं बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दिल्ली के आंतरिक आंकलन के नाम बरकरार रखता है, तभी टिकट रिपीट होंगे, अन्यथा बदलाव हो जाएगा। बताया गया है कि जल्द ही भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है भाजपा, जिसमें मध्य प्रदेश के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। हारने वाली भाजपा को छिंदवाड़ा के मामले में स्पष्ट नहीं हो पाई। यही स्थिति भोपाल और जबलपुर सीट के लिए भी है। इन सीटों की भी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि पूर्व महापौर आलोक शर्मा का नाम आगे चल रहा है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले मध्य प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास का मेगा इवेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजना का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ। सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े नगरीय मुख्यालयों में ये कार्यक्रम होंगे और मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल और बीजेपी पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। भाजपा ने सभी जिला अध्यक्षों, मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भागीदारी करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कार्यक्रम के दौरान लाइव संबोधन सुनने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए थे। इन परियोजनाओं में रतलाम में औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण, इंदौर में परिधान, इसी प्रकार कई जिलों में अलग अलग सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। प्रधानमंत्री अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। इससे किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही ऑनलाइन नामांतरण आवेदन संबंधित तहसीलदार के पास पहुंच जाएगा और नामांतरण सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। उज्जैन की वैदिक घड़ी बताएगी पंचांग और 30 मुहूर्त ऐप भी लॉन्च होगा। उज्जैन की वैदिक घड़ी दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT तो बताएगी है, पंचांग और 30 मुहूर्तों की भी जानकारी देगी। सूर्योदय, सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्रग्रहण कब होगा घड़ी यह भी बताएगी। उज्जैन में जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर इसे लगाया जाएगा और वैदिक घड़ी का ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसका शुभारंभ भी हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत 29 फरवरी यानी कि आज संपूर्ण प्रदेश के साथ रतलाम जिले में भी करोड़ों रुपए के कार्यों की सौगात दी। जिले के करोड़ों रुपए लागत के 250 से अधिक निर्माण कार्यों का PM वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। रतलाम के अलावा जिले के नामली, जावरा, सेलाना, आलोट तथा अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम हुए। भूमि पूजन लोकार्पण वाले कार्यों में डामर रोड, CC रोड, मांगलिक भवन निर्माण, सामुदायिक भवन, घाट एवं शेड निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, तालाब निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, ऐसे कई निर्माण भी शामिल है। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, आमजन सभी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से विधानसभाओं में अपने कार्यों की सौगात दे रहे हैं। कई कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात इस वक्त मध्य प्रदेश को मिली है। इन कार्यों के साथ विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से करा। पद्म रिसोर्ट में कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रमुख रूप से 7 प्रमुख सड़क मार्ग जो महू नीमच रोड से इस्माइलपुरा तक मार्ग और ऐसे कई और मार्गों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी PM मोदी द्वारा किया गया। इसके अलावा पर्यटन स्थल को भी सौंदर्यीकरण कार्य का भी भूमि पूजन होगा। आम चुनाव से पहले अगर बात करें हम 2004 के आम चुनाव से पहले की, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 गलतियां की। एक, उन्होंने चुनाव को समय से पूर्व ही करवा दिया। 2, उन्होंने प्रमोद महाजन और अन्य भाजपा नेताओं द्वारा प्रस्तावित इंडिया शाइनिंग के नारे को स्वीकार कर लिया,
क्या 2004 की शुरुआत में भारत चमक रहा था? ये सच है तब अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ रही थी। मुद्रास्फीति गिरकर 3.7% पर आ गई। बेरोजगारी कम थी। वाजपेयी अपने सफल प्रधानमंत्रित्व काल के छठे वर्ष में थे। मार्च 1998 में उन्होंने एनडीए सरकार बनाने के लिए एक बहुदलीय गठबंधन बनाया था। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों के भीतर वाजपेयी ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण 2 का आदेश दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत दंड बना रहा। पाकिस्तान ने जुलाई अगस्त 1999 में कारगिल युद्ध छेड़ दिया और अटल सरकार तब भी दंड रही और पाकिस्तान को हराया। तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को युद्ध समाप्त करने के लिए वाशिंगटन जाने को मजबूर होना पड़ा। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर-अक्टूबर 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में कारगिल विजय से उत्साहित मतदाताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को पूरे 5 साल के लिए जनादेश दिया। जनवरी 2004 आते आते जब भारतीय अर्थव्यवस्था दशकों में अपनी सबसे तेज गति से बढ़ रही थी, मुद्रास्फीति कम थी, बेरोजगारी घट रही थी और सफल Y2K ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देश का इन्फोटेक सेवा उद्योग भी आगे बढ़ रहा था। तब प्रमोद महाजन ने वाजपेयी से कहा था कि आम चुनाव को समय से पहले कराने के लिए यही सबसे अच्छा समय है। वाजपेयी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन महाजन और अन्य भाजपा नेताओं ने बताया कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता ने भाजपा को 182 सीटों की अपनी संख्या में सुधार लाने का अवसर प्रदान किया। आखिरकार वाजपेयी ने मंजूरी दे दी और पार्टी ने तुरंत इंडिया शाइनिंग का नारा बनाया और एनडीए 2 का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही अप्रैल-मई में चुनाव कराए। दोनों निर्णय उल्टे पड़े और भाजपा 182 सीटों से घटकर 138 पर आ गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व ने कांग्रेस ने 145 सीटें जीती। वाम दलों के 59 सांसदों और धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों के समर्थन से कांग्रेस मई 2004 में यूपीए की गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही। वाजपेयी इस झटके से कभी उबर नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और पार्टी का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी के पास आ गया। गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी। गांधीनगर से इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए थे। अक्टूबर 2001 में मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2002 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 12 साल बाद 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं, मोदी जानते हैं कि 2004 में वाजपेयी सरकार की हार में अति आत्मविश्वास का योगदान था, लेकिन साथ ही 2024 का साल 2004 नहीं है और मोदी वाजपेयी नहीं है। यही कारण है कि मोदी एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाने वाले। उनके लिए हर चुनाव करो या मरो का चुनाव होता है और 2024 भी कुछ अलग नहीं होगा। मतदान में केमिस्ट्री भी अंकगणित जितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री मोदी ये भी जानते हैं कि 2019 में भाजपा ने उत्तर पश्चिम के 10 प्रमुख राज्यों की 159 में से 149 सीटें जीती थी, लेकिन आज जब विपक्ष में सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है तो वैसे ही क्लीन स्वीप को दोहराना एक चुनौती होगी। यही कारण है कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों की संख्या 62 से बढ़ाकर 70 से अधिक करने की जरूरत होगी। तेलंगाना 417, तमिलनाडु 39 और असम 914 से बेहतर प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इस बार भाजपा अपने दम पर 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन 182 सीटों से बढ़कर 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों तक पहुंचना और इस बार फिर 300 से अधिक सीटें हासिल करने का दमखम दिखाना बताता है कि सत्ता विरोधी लहर और संयुक्त विपक्ष लड़ने के बावजूद मोदी की गारंटी भाजपा के लिए जीत का प्रयोजन साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 2004 में अटल सरकार की हार में अति आत्मविश्वास का योगदान था, लेकिन वे एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाने वाले हैं। उनके लिए हर चुनाव करो या मरो का चुनाव होता है और 2024 जो है वो भी कुछ अलग नहीं है। फिर चुनाव आने वाले हैं। लगता है चांद की दराती गायब हो गई है, इसलिए समझिए अंधेरे की फसलों की कटाई खत्म हो चुकी। अब नई बयार और बाहर आएगी। जहां तक राजनीतिक दलों की बात की जाए, कहीं युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, कहीं नीरव बंसी बजा रहा है। नीरव से याद आया, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और कुछ दिनों पहले इंडी नाम से जो गठबंधन बना था पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया।
एक दो जगह कहीं समझौता हुआ भी है तो वहां कांग्रेस के अपने ही पुराने लोग नाराज चल रहे हैं। वजह यह है कि उनकी सीट अपनी समझौते में दूसरे पाले में चली गई। पाला बदलने में माहिर बिहार वाले नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल कर बजे में है। कहा तो वे भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए देश भर में अलख जगाने निकले थे, और कहा आश्चर्य हुआ कि खुद ही भाजपा में समा गए। जहां तक भाजपा का सवाल है, चुनाव से पहले ही वो प्रदेश भर में देश भर में छा गई है और पार्टी की 370 और एनडीए की 400 से ऊपर सीटों का पहले से ही ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव मानसिक रूप से लगभग जीत ही लिया। विरोधी या विपक्षी दलों को अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले, कौन सा दाव चले। एक के बाद एक विपक्षी दल सत्ता पक्ष का दामन थामते जा रहे हैं। कई रणबांकुरों ने राज्यसभा की शरण ले ली है और जिन्हें शरण नहीं मिल पाई है वे पार्टी से ही किनारा करके घर बैठने की तैयारी में है। विरोधी दलों का यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की आंधी में ज्यादातर को हारना ही है। ऐसे में फिर लोकसभा चुनाव लड़कर आखिर अपनी जान और पैसा दांव पर क्यों लगाए। लगता है इन रणबांकुरों ने हार के डर से अपने सुनहरे दिन खूंटी से लटका दिए हैं और मजबूरी में हैंगर से उतारी हुई रात पहनने के लिए तैयार हो गए। पानी कम पड़ने पर जिस तरह बाल्टी का खालीपन बढ़ता जाता है, नेताओं का खालीपन भी बढ़ गया है। भरेपन का सपना देखना भी इनके लिए अब दूभर हो गया है। लगता है इन्होंने अपने खालीपन के भूरे सच को आत्मा की तरह जकड़ लिया है। कुल मिलाकर लोकसभा का महासमर अब कुछ हद तक ही सही नीरस हो गया है। नीरस इसलिए कि अब किसकी जीत होगी और किसकी हार, यह सवाल रह ही नहीं गया। आभास होता है कि भाजपा पहले से ही बाजी मार चुकी है। चुनाव के जरिए तो सिर्फ यह फैसला होना है कि कौन कितनी सीटों से जीतेगा या फिर हारेगा। दरअसल कांग्रेस की कमजोरियों ने इस पूरे राजनीतिक खेल को बिगाड़ कर रख दिया। फैसलों को लटकाए रखना, देरी से फैसले करना और इसके बावजूद बहुत हद तक गलत निर्णय करना कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा है। लोकसभा चुनाव से इन पहले भी कांग्रेस खेमे में वह चेतना दिखाई नहीं दे रही थी जो वर्षों पहले हुआ करती थी। पार्टी कार्यकर्ता निराशा के सागर में गोते लगा रहे, लेकिन किसी को इनकी न चिंता है न फिक्र। भाजपा का 370 और 400 पार का आंकड़ा लोगों के दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया है कि उन्हें लगने लगा है कि जीत तो भाजपा के नाम ही लिख दी गई है, और वो भी एक तरफा। अब तो सिर्फ यह देखना बाकी है कि कौन किस तरह हारता या फिर जीतता है। हालांकि दलों का बिखराव अभी इस देश को देखना बाकी है। बहुत से पेड़ अभी गिरने और गिरकर बिखरने ही वाले हैं। विरोधियों की कमजोरी निश्चित तौर पर आपकी ताकत को दोगुनी कर देती है। यह काम भाजपा बड़ी चतुराई के साथ करती आई है और अब भी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर विपक्ष जो पूरी तरह से बिखर चुका है, वो पक्ष का सत्ता पक्ष को किस तरह से कमजोर करता है, उसके लिए किस तरह से चुनौती बनता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।